अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो सेकेंड ईयर का कॉलम होगा। अब डियर स्टूडेंट, अब इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वहाँ पे हमने चार्ज के बारे में दो चीज़ें पढ़ी। अब देखिए, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो चार्ज, ये लाइक एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह अनलाइक चार्ज जो है, जो हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, अपोजिट चार्ज, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इनमें जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो अमल है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, तब हमारे माइंड में दो तीन क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस ये क्या है कि अगर इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दे, ये चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर दे, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला क्वेश्चन यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दूसरा जो था ये है कि इनके दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। डिस्टेंस को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो हमारे पास फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन जो थे हमारे दिमाग में है, लोगों के दिमाग में है तब 1875 में 1875 चार्ल्स कोलम ने एक लॉ पेश किया। चार्ल्स कोलम ने एक लॉ पेश किया, उसकी स्टेटमेंट क्या है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of magnitude of charge, magnitude of charges, and inversely proportional to the square of distance between them is called Coulomb law. अब मेरे बेटे इस लॉ के दो पोर्शन है, दो पोर्शन। एक है ये, force is directly proportional to the product of magnitude of charge। दूसरा हमारे पास क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। दूसरा हमारे पास ये दो हमारे पास। अब ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो चार्ज है, तो सेम चार्ज कह देते हैं। तो इनके दरमियान ये डिस्टेंस आर। यहां पे जो, क्योंकि लाइक चार्ज है इसलिए दूसरे को रिपेल करेंगे, यहां पे जो फोर्स मौजूद होगी रिपल्सिव फोर्स मौजूद होगी, रिपल्सिव फोर्स मौजूद। अब डियर स्टूडेंट, वही रिपल्सिव फोर्स जो है इनके मैग्नीट्यूड के हासिल जरा द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के हासिल जरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 Q1 Q2 एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान मौजूद जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फोर्स। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन ऑफ। अब तब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब मेरे बेटे 9th क्लास में एक चीज टीचर ने बताई होगी, वो क्या, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, उसकी जगह पे हम दो चीजें लगाते हैं, क्या, एक हम इक्वल, दूसरा कांस्टेंट। अब F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R। यहां पे जो फोर्स है F, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल। इन दोनों चार्जेस के बहम के दरमियान जो हमारे पास फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड। अब K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Q1 Q2 क्या है हमारे पास, चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एंड R हमारे पास क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस। बिटवीन चार्जेस। अब हमारे पास यहाँ पे जो K है, K हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम एंड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम। दूसरा SI यूनिट, चार्जेस, ये जो हमारे पास क्वांटिटीज है, इनका जो हमारे पास SI यूनिट है उस पर भी डिपेंड करता है। अब यार स्टूडेंट, अब देखिए, अगर हमारे पास चार्जेस के दरमियान जो मीडियम हो वो हो फ्री स्पेस, फ्री स्पेस हो, तो हमारे पास जो कॉलम लॉ बनेगा, कॉलम फोर्स बनेगी, वो ये बनेगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R। ये हमारे पास कॉलम फोर्स बन जाएगी, ये हमारे पास कॉलम फोर्स बन। कंडीशन क्या है, क्या चार्जेस के दरमियान जो मीडियम हो, वो मीडियम कौन सा होना चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए। तब हमारे पास कॉलम फोर्स क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब मेरे बेटे K किसकी इक्वल है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 4 हमारे पास कांस्टेंट है, पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.14 r 22/7। एप्सिलॉन नॉट भी हमारे पास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट।
को दूसरा भी नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी का मतलब क्या है? किसी मीडियम की वो खासियत, क्योंकि मीडियम जो है वो चार्जेस के दरमियान रखा हुआ है, जब चार्जेस के दरमियान रखा होता है इनमें एक फील्ड फोर्स क्रिएट होती है। अब किसी मीडियम की वो खासियत कि वो अपने अंदर से कितनी फील्ड फोर्स गुजरने देता है, उसी को परमिटिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मीडियम यहाँ पे हमारे पास मुस्लिम क्या है? फ्री स्पेस। यहाँ पे मीडियम क्या होगा? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की वो खासियत कि अपने अंदर कितनी चार्जेस की फोर्स गुजरने देगा, अपने कितने चार्जेस, उसमें कितनी आयात के चार्जेस में फोर्स गुजरने देगा, जो चार्जेस की वजह से फोर्स क्रिएट होंगी, फोर्स पैदा होंगी, वो कितनी गुजरने देगा, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। अब क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब यही वैल्यूज जो हैं हम इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन 5 में पुट करते हैं तो हमारे पास k इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। अब ये स्टूडेंट, मैथ में पावर का रूल्स है कि अगर पावर को इस भट्टे से, इस लाइन से ऊपर लेके जाओगे या नीचे लेकर आओगे तो उसकी साइन जो होगी, में पावर की जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर -12 है। अब मैं चाहता हूँ इसको ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पे माइनस जो है वो चेंज हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। वो हमारे पास ये है k इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8.85। अब क्योंकि 10 की पावर -12 ऊपर चला गया है तो ये क्या बन जाएगी? मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 प्लस का 12 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, अब ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनको हम क्या कर देंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 इज इक्वल टू 110.1। 110.1। अब 110, अब 1 को डिवाइड करते हैं 110.1 पे, जो हमारे पास आंसर आता है 0.009 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब हम 0.009 की क्या कर देते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। जब साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, 10 की पावर 12। अब 9 मल्टीप्लाई, अब दूसरा हमारे पास मैथमेटिक्स में पावर का जो जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे एक रूल ये भी पढ़ेंगे, जब बेस सेम उनकी पावर को ऐड कर लेते हैं। ये आप लोगों ने 9th में और 7th क्लास में बड़ी डिटेल के साथ आपको टीचर हजरात ने पढ़ाया होगा। 10, अब क्योंकि अब ये बेस दोनों सेम है, दोनों का बेस 10 है, इसलिए उसकी पावर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसा साइन होगा वैसे हमने ऐड करना है। यहाँ पे -3 प्लस 12, क्योंकि इसका साइन प्लस है तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 12 है, 10, ये प्लस का 9 आ जाएगा। अब साथ यूनिट क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएंगी तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ये न्यूटन पर न्यूटन -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन। ये पर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास k की वैल्यू। अगर हमारे पास मीडियम जो है वो फ्री स्पेस हो,
अब ये अब ये देखें कि हमने 9th में भी और फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर हमारे पास है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, दूसरा चैप्टर फर्स्ट ईयर का। उसमें पहले वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज को आप एक्सप्रेस करें, उसको डिस्क्राइब करें, उसके लिए आपके पास 3 चीज का होना जरूरी है वेक्टर के लिए। कौन सी? एक तो उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट्स, तीसरा डायरेक्शन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इन तीनों चीजों की हमें जब जरूरत होगी, वो चीज हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। जब हम वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल देते हैं, उसकी एग्जांपल में फोर्स भी आता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब डियर स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास ये जो चीज दी गई है, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड दी गई है। अब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लाना है। कैसे वेक्टर फॉर्म में? ये दो चार Q1 पॉजिटिव वेक्टर फॉर्म में हम लिख। अब मेरे बेटे यहां पे एक चीज आप जरा गौर से इस चीज को स्टडी करेंगे, क्या कि यहां पे Q1 पे भी एक फोर्स लग रही है, Q2 भी फोर्स लग रही है। अब Q1 पे जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से लग रही है? Q2 की वजह से लग रही है। अब Q2 में जो फोर्स लग रही है Q1 की वजह से लग रही है। कैसे? हम जरा इसकी अब एक लम्हे के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास दो मैग्नेटिक नॉर्थ नॉर्थ। अब देखें कि जब भी इस मैग्नेटिक को इसके करीब लेकर जाओगे, अब मैं इसको ए का नाम दे रहा हूं, इसको बी का। अब बी हमारे पास किसकी हालत में? साकिन की हालत में। जब मैं ए को बी की जानिब लेके जाऊंगा, जो ही ए मैग्नेट जो है बी के फील्ड में चला जाएगा, तो उस पे एक फोर्स होगी, फोर्स अप्लाई होगी और वो बी को अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब है जब बी आएगा तो उसमें मोशन होगी। अब पहले साकिन में था, अब मोशन में आ गया, इसका मतलब है उस पे कोई ना कोई फोर्स लगी। अब इस पे फोर्स लगे, F2 पे फोर्स क्रिएट होगी, किसकी वजह से हुई? इसकी मैग्नेट ए की वजह से। इसी तरह अगर आप इसको साकिन रखते हो, इसको इसके करीब लेके जाते हो, ए के फील्ड में लेके जाते हो, तब ए क्या होता है? मोशन में आ जाता है, उस पे फोर्स लग रही होती है। किस मैग्नेट की वजह से? बी की। यही सिचुएशन जो है हमारे पास चार्जेस में भी है। अब चार्ज क्योंकि हमारे पास रिपेल करेंगे, सेम चार्ज है। जब इसी चार्ज को हम इसके फील्ड में लेकर जाएंगे और रिपेल होना शुरू हो जाएगा, उस पे फोर्स लगेगी। किसकी वजह से लगेगी? Q1 की चार्ज। यहां पे हमारे पास जो इस पे फोर्स लगे F21 और इस पे जब इसी को साकिन रखेंगे, इसको इसके करीब लेकर आएंगे, फील्ड में आएगा, तब इस पे हमारे पास एक फोर्स लगेगी। किसकी वजह से लगेगी? Q2 की वजह से। यहां पे F1। अब F1 को इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और अब मेरे बेटे हमारे पास फोर्स क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको जाहिर करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्शन का होना जरूरी है। तब यहां पे जो डायरेक्शन होगी वो यूनिट वेक्टर को है। जब भी आप यूनिट वेक्टर की डेफिनेशंस करते हो तो उसकी मैग्नीट्यूड तो 1 होगी
और यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है, काम क्या है, कि वो हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। और इसका यूनिट वेक्टर जो होगा r1। अब इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर जो है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है। अब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा r1, सॉरी r21, ये डायरेक्शन। अब r21 किसकी हमें डायरेक्शन बताएगा, फोर्स F2। मतलब चार्ज 2 पे जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से लग रही है, Q1 की वजह से। अब आपने फर्स्ट ईयर में जब आप यूनिट वेक्टर पढ़ रहे होंगे तब आपने ये इक्वेशन देखी होगी, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड के दरमियान जब रेशियो आ जाएगी उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा यूनिट वेक्टर मिलेगा। अगर हम यहां से वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तब ये चीज हमें वेक्टर आ यूनिट। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हम इसको वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि दोनों तरफ से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर। अब ये F1 पे मतलब चार्ज 1 पे जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से लग रही है, Q2 की वजह से लग रही है। यहाँ पे इसका जो यूनिट वेक्टर है R12 है, तो R12 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास R12 मल्टीप्लाई सॉरी F12 मल्टीप्लाई R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R1। अब यार स्टूडेंट यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि यूनिट वेक्टर R12 क्यों आ गया, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बता रहा है फोर्स F12, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। अब देखिए यहां पे मैंने ये वाली फॉर्म निकाली थी, अब ये आ गया मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। जब तो हमें आंसर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन 5। अब इसी तरह यहां पे भी फोर्स लगेगी, तो F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R। तब भी इसके यूनिट वेक्टर के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स F21 का जो यूनिट वेक्टर है वो R21 F21 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर मल्टीप्लाई R यूनिट। अब ये इसका हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट वो F21 वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट वेक्टर हमें किसकी डायरेक्शन बता रहा है, वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स F21। अब देखिए इक्वेशन 4 एंड 5 एंड 6 को देखिए। अब इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ये, इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यहाँ पे R12 है, यहाँ पे R21 है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो F12 इज इक्वल टू F21,
जब अब मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया, लेकिन ये माइनस का जो साइन है ये इनकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा, इनकी डायरेक्शन को ज़ाहिर। इसी तरह इनका यूनिट वेक्टर भी r12 इज इक्वल टू माइनस r2 होगा। अब ये देखिए डायरेक्शन को ज़ाहिर, मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल होगी। यही वजह है कि कॉलम फोर्स is a vector quantity, is a mutual force, is a mutual force। अब मेरे बेटे यहां तक तो हमने जो पढ़ा है, इनके दरमियान जो मीडियम था वो फ्री सरफेस। अगर हम इनके दरमियान कुछ और मीडियम रख देते हैं तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉलम फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मीडियम इफेक्टेड upon column force। अब इनके दरमियान जो हमने कोई मीडियम रखा, अब इनके दरमियान हम कोई मीडियम रखें। अब डियर स्टूडेंट, जब भी चार्जेस के दरमियान मीडियम आ जाएगा, इसकी फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी? सीई, फोर्स रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू फैक्टर एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी की वजह से फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। किसकी निस्बत? फोर्स एंड स्पेस। तब हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, फोर्स। अब चार्जेस के दरमियान वो फोर्स जब उनके दरमियान कोई मीडियम हो, तो फिर हमारी फोर्स डिक्रीज हो जाएगी जब इनके दरमियान फ्री स्पेस हो। और फैक्टर कौन सा है? एप्सिलॉन। अब हमारे पास हमने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स एंड वैक्यूम है वो हमारे पास क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R से क्या? 7 यूनिट। तो अब इसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? F एप्सिलॉन। इसकी जगह तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1/एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R से क्या? R यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r Q1 Q2 और R से क्या? ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि अगर चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए, चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए। अब ये देखिए कि जितना हम इनके दरमियान चार्जेस के दरमियान जब हम ऐसा मीडियम रखेंगे जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी, तब फोर्स एंड मीडियम जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि फोर्स एंड मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी।
तो वो एक दूसरे रिलेटिव परमिटिविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी तो फोर्स डिक्रीज होती जाएगी, अगर फोर्स इंक्रीज होगी तो रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे चंद हमारे पास क्वेश्चन पैदा होते हैं कि सबसे पहले कॉलम लॉ जो अप्लाई होता है, ये एमसीक्यू में कुछ होता है। कॉलम लॉ जो अप्लाई होता है किस पे अप्लाई होता है, पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है। पहला एमसीक्यू कॉलम लॉ एप्लीकेबल, इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम इसकी पढ़ते हैं। ये जो हम चार्जेस ले रहे हैं, अगर इनका डिस्टेंस इनके साइज से बढ़ जाए तो ये चार्ज हमारे पास पॉइंट चार्ज कहलाएगा। मतलब रेडियस नहीं, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए किससे, साइज से, साइज ऑफ चार्जेस, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, पॉइंट चार्ज बन जाएगी। ये पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन, पहला एमसीक्यू। दूसरा एप्सिलॉन की, दूसरे इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसकी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर कूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के व्हेन मीडियम, जब इनके दरमियान मीडियम फ्री स्पेस हो तब के की वैल्यू हमारे पास होगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो एमसीक्यू है कि कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका यूनिट क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं है, देयर इज नो यूनिट, देयर इज नो यूनिट।